तो वेलकम बैक टू एसएससी यूनिवर्स। और आज हम बात करेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें संविधान से या भारत के हर नागरिक को संविधान से 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है राइट टू इक्वालिटी, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं समानता का अधिकार। दोस्तों, इसके बाद हमें प्राप्त होता है राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों, इसके बाद हमें प्राप्त होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें मिलती हैं धार्मिक स्वतंत्रताएं, या जिन्हें हम जानते हैं, या जिन मौलिक अधिकारों को हम जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के नाम से। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें मिलता है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, या इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके बाद दोस्तों हमें प्राप्त होता है भारतीय संविधान से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले हमें प्राप्त होता है समता का अधिकार, जो आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्टिकल 14 से हमें प्राप्त होता है विधि के समक्ष समता, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के सामने समान समझा जाएगा। यह बताया गया है हमें आर्टिकल 14 में। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 15, जिसमें बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, यानी कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध रहेगा। या भारत के किसी भी नागरिक के साथ अगर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो यह उसका मौलिक अधिकार है कि वह न्यायालय में जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 16, जिसमें बताया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल के बारे में, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानताओं के बारे में, कि अगर किसी भी पोस्ट पर या पद पर कोई रिक्ति खाली होती है या कोई भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वह सभी के लिए समान रहेगी। लेकिन दोस्तों, इसे में बताया गया है आर्टिकल 16 के 4 में रिजर्वेशन फॉर SC ST इन पोस्ट, कि कुछ रिक्तियों पर या पदों पर या कुछ सीट्स पर SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रहेगा। दोस्तों, इसके बाद आता है आर्टिकल 17, जिसमें बताया गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में। अगर दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल आर्टिकल या पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा है, तो दोस्तों वो होगा आर्टिकल 17, जिसमें बताया गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आर्टिकल 18 में बताया गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में, कि भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पीछे या आगे कोई भी विशेष उपाधि नहीं लगा सकता। और आर्टिकल 18 में इन्हीं का अंत किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह पर छूट दी जाती है। एक तो छूट दी जाती है आर्मी पर्सन को, और एक जो आदमी या कोई भी व्यक्ति या नागरिक जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लेता है तो उसे अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें हम अपने दूसरे मौलिक अधिकार की, तो वह है राइट टू फ्रीडम, या जिसे कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। इसमें सबसे पहले दोस्तों हमें आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं। ये 6 स्वतंत्रताएं दोस्तों पहले 7 थी, लेकिन एक स्वतंत्रता को अब हटा दिया गया है। इसमें सबसे पहली स्वतंत्रता है बोलने की स्वतंत्रता, कि यह भारत के नागरिक का एक मौलिक अधिकार रहेगा कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को बोल सकता है। इसके बाद दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है बिना हथियारों के इकट्ठा होने व सभा करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों भारतीय नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और यह उनका मौलिक अधिकार रहता है। इससे नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का नागरिक या भारत के नागरिक कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक हमारे भारत देश में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें प्राप्त होता है किस देश के किसी भी जगह पर जाने की स्वतंत्रता, और साथ साथ दोस्तों हमें अपने देश में व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, यहाँ हमें 7वीं स्वतंत्रता जो हमें पहले प्राप्त थी वह थी संपत्ति के अधिकार की, जो अब हटा दिया गया है, और यह 7वीं स्वतंत्रता अब एक लीगल अधिकार बन गया है, और यह 44वें संशोधन 1978 द्वारा किया गया। इसके बाद आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। इसमें दोस्तों सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट
जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल 19 होता है वह इमरजेंसी से पहले छीना जा सकता है, लेकिन जो आर्टिकल 20 होता है या आर्टिकल 21, या हम बात करें तो आर्टिकल 20 और 21, ये हमसे कभी भी नहीं छीने जा सकते। यहाँ पर अगर दोस्तों हम आर्टिकल 20 की बात करें तो यह होता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, या इंग्लिश में हम बताएं तो कंजर्वेशन इन ऑफेंस, कि अगर किसी आदमी की कोई आदमी का या फिर किसी आदमी का अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है या उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली स्वतंत्रताएं हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ वह या वह अपने ही खिलाफ या उस व्यक्ति पर गवाही देने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा सकता, और उसे जब वह दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसे इक्वल पनिशमेंट फॉर इक्वल के रूल पर सज़ा सुनाई जाएगी। और इसके साथ साथ एक रूल और एप्लीकेबल होता है जिसे कहते हैं सिंगल फॉर सिंगल, यानी कि एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा या एक ही सज़ा। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 21, जिसमें बताया गया है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण के बारे में, और इसी में आता है दोस्तों हमारा फ्रीडम टू लिव, और इसी आर्टिकल 21 में रिसेंटली ऐड किया गया है निजता का अधिकार, या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी। अगर दोस्तों बात करें आर्टिकल 20A के बारे में तो यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसी में बताया गया है हमारी शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया गया, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि उसे फ्री में एजुकेशन मिले। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 22, जिसमें बताया गया है कंजर्वेशन इन ऑफेंस, या गिरफ्तारी की दशा में संरक्षण, कि अगर किसी भारत के नागरिक को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी या फिर उसे कुछ संरक्षण प्राप्त होंगे, जिसमें सबसे पहले है गिरफ्तारी से पहले कारण बताना अनिवार्य रहेगा, और दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना जरूरी रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों उसे अपना मनपसंद अधिवक्ता चुनने का भी अधिकार रहेगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार, जिसे जाना जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के नाम से, जो आता है आर्टिकल 23 और 24 में। दोस्तों आर्टिकल 23 होता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, या मानव तस्करी व बलात्संग पर प्रतिबंध के बारे में। यह हमें बताता है कि भारत के किसी भी नागरिक का कि मानव तस्करी नहीं की जा सकती, और न ही उसे जबरन कहीं पर मजदूरी करने के लिए बलपूर्वक उसका प्रयोग किया जा सकता, और न ही उसे जबरन रखा जा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 24, जिसमें बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर के बारे में, या बाल श्रम पर प्रतिबंध के बारे में, कि बच्चों को कहीं पर भी श्रमिक नहीं बनाया जा सकता या उनसे लेबर नहीं कराई जा सकती। इसके बाद दोस्तों हमारे संविधान में आता है मौलिक अधिकार नंबर 4, जिसमें बताई गई है धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में, या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। और दोस्तों यह है आर्टिकल 25 से 28 के बारे में, 28 के बीच में। सबसे पहले दोस्तों आता है आर्टिकल 25, कि किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को होगी, और उस पर किसी भी तरह का दबाव सरकार के द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं डाला जा सकता, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 26, जिसमें बताया गया है फ्रीडम टू कंडक्ट ए रिलीजियस मीटिंग के बारे में, या फिर बात करें तो भारत का नागरिक कहीं पर भी अपना धार्मिक कार्यक्रम या उससे संबंधित सम्मेलन स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है आर्टिकल 27, जिसमें बताया गया है कि एवरी रिलीजियस इनकम एंड एक्सपेंस विल बी टैक्स फ्री, कि कोई भी धार्मिक आय व खर्च टैक्स से फ्री रहेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 28, जिसमें कहा गया है रिलीजियस एजुकेशन कैंट बी प्रोवाइड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्वतंत्रता है कि वे अपना अलग से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें प्राप्त होता है मौलिक अधिकार नंबर 5, जिसमें बताया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, या हिंदी में अगर बात करें तो सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार के बारे में, जो आता है आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। दोस्तों हमें आर्टिकल 29 में प्राप्त होता है राइट टू फॉलो एंड डेवलप एनी कल्चरल लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कस्टम, या हिंदी में बात करें तो अल्पसंख्यकों को यह प्राप्त होता है उनके वर्गों अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए संरक्षण होता है कि वो
चाहे तो स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी कल्चर, भाषा या फिर कोई भी अन्य रीति रिवाज अपना सकते हैं और उनके विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 30, और जिसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा सकती है, उनको इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 31, जिसमें बताया गया है संपत्ति के अधिकार के बारे में, जो पहले एक मौलिक अधिकार था लेकिन अब वह ट्रांसफ़र कर दिया गया है आर्टिकल 300A में, जो अब एक लीगल अधिकार बन चुका है। इसी के बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 32, और यह दोस्तों हमारा आखिरी मौलिक अधिकार है, और यह अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज, या हिंदी में अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 हमें देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि इसकी एक व्याख्या अगर मैं करूं तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है तो वह न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय उसे उसके मौलिक अधिकारों को वापस करने के लिए रिट जारी करता है। दोस्तों इसे ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा कहा था। तो कभी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो दोस्तों वह कहा गया है आर्टिकल 32 को। दोस्तों अभी तक बात की हमने विभिन्न मौलिक अधिकारों के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे उन विभिन्न रिट्स के बारे में कि अगर भारत के किसी नागरिक के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधा न्यायालय जा सकता है और न्यायालय फिर विभिन्न रिट को जारी करके उसके मौलिक अधिकारों को उसे वापस प्रदान कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली हमारी जो रिट आती है वह होती है हेबीज कॉर्पस, या जिसे हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों यह तब लागू की जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध जाकर बंदी बनाया जाता है तो न्यायालय इसे फिजिकली अपने सामने पेश करने की कहता है और उसके गिरफ्तार करने का कारण जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आती है रिट नंबर 2, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मैंडेमस और हिंदी में परमादेश के नाम से जाना जाता है, कि अगर यदि कोई सरकारी संस्था किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो न्यायालय उसके खिलाफ यह जारी करता है, जिसमें जांच की जाती है व कार्रवाई करके शोषित व्यक्ति के अधिकार वापस किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है तीसरी रिट, जिसे जाना जाता है उत्प्रेक्षण या सर्टियोरेरी के नाम से। इसमें दोस्तों जब कोई निचली अदालत या कर्मचारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय यह जारी करता है और जिस व्यक्ति का यह काम था उसे इसे करने का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रिट हमारी आती है जिसे जाना जाता है प्रतिषेध के नाम से, या इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन। इसमें दोस्तों अगर कोई निचली अदालत बिना अधिकार के मुकदमा दायर करती है और उच्च अदालत को यह पता लगता है तो वह निचली अदालत को सुनवाई से रोक सकती है। इसके बाद दोस्तों लास्ट हमारी रिट आती है वह होती है क्यो वारंटो या अधिकार परीक्षा, जिसमें अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी या सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है तो तब यह न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।